नमस्कार। मैं हरि प्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, इतिहास विभाग से इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के अध्ययन की कड़ी में हम विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के महत्व का अध्ययन करेंगे। पूर्व वीडियो में मैं आपको दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक स्रोतों और मुग़ल काल के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में अवगत करवा चुका हूँ, और उसी श्रेणी में यह तीसरे प्रकार के जो स्रोत हैं वो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के रूप में हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो मुग़ल काल के बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनका हम बड़ी मात्रा में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों में विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक अनेक यूरोपीय यात्री भारत आए और अपनी यात्रा का वृत्तांत उन्होंने लिखित रूप में प्रस्तुत किया, परंतु इन यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का अध्ययन इतिहास के विद्यार्थी को कुछ बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि इन यात्रियों में से अधिकांश रंग भेद एवं श्रेष्ठता की भावना से प्रभावित थे। इस कारण भारत में आने पर यहाँ की संस्थाओं के महत्व को ये लोग ठीक से नहीं समझ पाए और वे भारत की प्रत्येक सामाजिक स्थिति और रहन सहन तथा शासन व्यवस्था आदि की तुलना पश्चिम से करते थे, और इस प्रकार सभी की उन्होंने आलोचना की है। ऐसी स्थिति में इन यात्रियों के विवरण को आधार बनाते समय संयम और विवेक की आवश्यकता है, परंतु फिर भी हम यह कह सकते हैं कि इनके यात्रा वृत्तांतों से महान मुग़ल बादशाहों के शासनकाल के बारे में फारसी तवारीखों के अलावा दूसरा चित्र भी मिलता है, और इसलिए इनके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मुग़ल काल में जो विदेशी यात्री हिंदुस्तान में आए उनमें एक एक करके हम उनका यहाँ वर्णन करेंगे, और इस क्रम में पहले यात्री हैं विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में हिंदुस्तान आया था। वह 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था और वहां से सीधा फिर आगरा चला गया था। अपने भारतीय प्रवास काल में उसने जो कुछ भी महसूस किया उसका उल्लेख हॉकिंस ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। जहांगीर के समय आयोजित नौरोज का उत्सव, सम्राट का तुलादान, दरबारी व्यवस्था, जहांगीर के दैनिक जीवन आदि के बारे में हॉकिंस हमें बहुत अनुभवपूर्ण और महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। इस श्रेणी में दूसरा जो विदेशी यात्री है वो है सर टॉमस रो। यह भी एक इंग्लैंड से आया हुआ पाश्चात्य यात्री था। सर टॉमस रो 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। यहाँ वह 1619 तक रहा। इंग्लैंड लौटकर टॉमस रो ने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत लिखा। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मुग़ल दरबार की व्यवस्था और वातावरण आदि के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी प्रदान की है। यद्यपि इसके विवरण में बहुत सारी विसंगतियां भी हैं, क्योंकि इसने कुछ विशेष चीज़ों का उल्लेख किया है जो किसी भी दृष्टि से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। और इसमें कोई संदेह नहीं कि मुग़ल दरबार में आपसी ईर्ष्या और द्वेष का वातावरण बना हुआ था, किंतु इस संदर्भ में जो घटनाएं टॉमस रो ने प्रस्तुत की हैं वे मूल रूप से सत्य नहीं मानी जा सकती हैं। तीसरा जो यात्री था इस श्रेणी में वो पीटर मंडी का नाम आता है। पीटर मंडी भी एक अंग्रेज यात्री था और शाहजहाँ के शासनकाल में भारत में आया था। 1682 में वह सूरत पहुंचा और आगरा फैक्ट्री में वह प्रबंधक नियुक्त हुआ। पीटर मंडी लगभग 8 वर्ष तक भारतवर्ष में रहा और अपने आवास काल में उसने मालवा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि प्रांतों के अनेक नगरों की यात्रा की
पीटर मंडी के वर्णन से हमें हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों की विशेष रूप से झलक एवं जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जिस यात्री का नाम आता है वो है बर्नियर। बर्नियर भारत की यात्रा पर आए यूरोपीय यात्रियों में काफ़ी समझदार और शिक्षित था। वह फ्रांस का रहने वाला था और 1658 में भारत में आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में उस समय की राजनीतिक घटनाओं में उत्तराधिकार संघर्ष से संबंधित घटनाओं का वर्णन अधिक विस्तार से किया है, क्योंकि जिस समय वह भारत में आया था उस समय शहजादा के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। अतः इस घटना का ही उसने अपने विवरण में विस्तार से वर्णन किया है, जो उस समय की जानकारी प्राप्त करने में हमारी बहुत सहायता करता है। नेक्स्ट है टेवर्नियर। जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जो कि फ्रांस का रहने वाला था और व्यवसाय से जौहरी था। अपनी युवावस्था में यूरोप के सभी प्रमुख राज्यों का भ्रमण उसने कर लिया था। वह 1640 में पहली बार भारत आया था और उसके बाद 6 बार वह पूर्वी देशों की यात्रा पर आया। इस कारण उसका जो विवरण भारतवर्ष के संदर्भ में प्राप्त होता है, विशेष रूप से अन्य पूर्वी देशों के संदर्भ में जो विवरण वह प्रस्तुत करता है, वह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मनुची। मनुची भी एक विदेशी यात्री था जो इटली का रहने वाला था। सन 1653 में हिंदुस्तान में आया था और जीवन पर्यंत यहीं रहा था। वहाँ आने के बाद वो भारत में ही बस गया था। सन 1717 में उसकी मृत्यु हो गई थी और मनुची दारा का पक्का समर्थक था, जो शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था, और औरंगजेब से उसके द्रोहपूर्वक व्यवहार के कारण वह घृणा करता था। आपको विदित है कि शाहजहाँ के पुत्रों में औरंगजेब और दारा दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे और उत्तराधिकार को लेकर के एक लंबा युद्ध हुआ था। दारा चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति का, उदार प्रवृत्ति का एक समझदार राजकुमार था, वहीं उत्तराधिकार युद्ध में विजयी हुए औरंगजेब का व्यवहार बड़ा क्रूर था और वह बहुत कट्टर धार्मिक विचारों का व्यक्ति था। और हम ये जानते हैं कि औरंगजेब उस युद्ध में विजयी होने के बाद शासक बना था, और हम ये भी जानते हैं कि औरंगजेब की नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य अवनति की ओर चला गया था। मनुची ने अपने ग्रंथ का नाम हिस्टोरिया डॉ मोगोर रखा है, जिसका 4 बड़ी बड़ी जिल्दों में विलियम इरविन ने अनुवाद किया है। एक इतिहासकार के नाते मनुची ने हमें मिश्रित वस्तु दी है। शाहजहाँ से पहले के मुग़ल बादशाहों के शासन के बारे में उसने जो कुछ भी लिखा है वह विवेक शून्य गाथाओं से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि उसने सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखा है, इसलिए ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है। लेकिन शाहजहाँ के शासन से मनुची के लिखे इतिहास में बड़ा परिवर्तन मिलता है। और इरविन लिखते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल के लिए और औरंगजेब के पूर्ण शासनकाल के लिए मनुची एक ऐसा लेखक है जिसके कथनों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। मनुची ने मुग़लों की सैन्य शक्ति का भली भांति अध्ययन करके जो भविष्यवाणी की थी वह बिल्कुल सत्य निकली। उसने कहा था कि मैंने जो कुछ देखा और परीक्षण किया है उसके आधार पर मैं बलपूर्वक कह सकता हूँ कि यूरोपीय सैनिकों की 30,000 की एक सेना जिसका संचालन योग्य सेनापति कर रहे हों वह सारे मुग़ल साम्राज्य को जीत सकती है। मनुची द्वारा शाहजहाँ के पुत्रों में होने वाले उत्तराधिकार युद्ध का जो विवरण दिया गया है वह भी सामान्य रूप से सही है। इस प्रकार मनुची की एक विशेषता यह भी है कि वह बर्नियर की तरह एक ऐसा विदेशी यात्री था जिसने किसी भी लेखक से नकल नहीं की है, परंतु इसमें भी संदेह नहीं कि बर्नियर की अपेक्षा मनुची की घटनाओं का ज्ञान और अनुभव अधिक व्यापक था। मनुची के बारे में डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि मनुची यद्यपि एक उपयोगी लेखक है, परंतु उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुग़ल काल में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पाश्चात्य लोग यात्रा करने के लिए आए और उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा, सुना, अनुभव किया, अपने यात्रा वृत्तांतों के रूप में उसका वर्णन उन्होंने हमें प्रदान किया है।
जिसके आधार पर हमें उस समय के तात्कालिक इतिहास की, समसामयिक इतिहास की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि इन यात्रियों के विवरण को हम अक्षर से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनके विवरण में इनकी समझ के आधार पर, इनके पूर्वाग्रह के आधार पर बहुत सारी विसंगतियां भी है। अतः हमें इनके यात्रा विवरणों का बहुत सोच समझ करके इतिहास के अध्ययन में उपयोग करना पड़ता है। लेकिन फिर भी निष्कर्ष रूप में या संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि यात्रियों के विवरण मुगल साम्राज्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में एक बहुत बड़े सहायक स्रोत के रूप में हमारी सहायता करते हैं। इस प्रकार आज का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।